चलिए दोस्तों, आगे उस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अगले चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं। और अगला चैप्टर का नाम है स्थूल पदार्थों के गुण। तो स्थूल पदार्थों के गुण हम लोग अगला चैप्टर देख रहे हैं। इसके साथ साथ जितना मतलब कहने का मतलब कि जितना इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, सारा के सारा क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, खूब अच्छी तरीका से देखेंगे, बहुत बढ़िया से देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है पहला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद जो है गोलाकार हो जाती है, उसका कारण क्या है, क्यों गोलाकार हो जाती है? तो वर्षा की जो बूंद है वह गोलाकार हो जाती है, क्यों होती है? तो वह पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ठीक है, घनत्व के मतलब, द्रव का घनत्व के मतलब कि कोई चीज कितना घना है। घनत्व के मतलब कि कोई चीज कितना घना है, वह घनत्व को दर्शाता है। जिसे कहीं कहीं बोर्ड पर लिखा रहता है कि घनी आबादी कृपया धीरे चले, मतलब उधर जनसंख्या ज्यादा है इसीलिए, यानी जनसंख्या को ही घनत्व, जनसंख्या को घनत्व नहीं, कोई चीज कितना घना है उसको घनत्व कहा जाता है। अगर कोई चीज घना खूब रहेगा तो कहेंगे कि घनत्व ज्यादा है। अगर किसी द्रव का अणु मतलब ज्यादा नजदीक, या कोई द्रव ज्यादा गाढ़ा रहेगा तो उसको में कहेंगे कि घनत्व ज्यादा है। अगर उसके अणु जो है दूर दूर रहेंगे तो कहेंगे कि घनत्व कम है। यानी घनत्व अधिक भी हो सकता है और घनत्व कम भी हो सकता है। जैसे दूध ले लेते हैं, दूध को खूब उबालेंगे दूध गाढ़ा हो जाएगा, एक समय आएगा कि गाढ़ा हो जाएगा। तो पहले की अपेक्षा दूध में घनत्व जो है अब अधिक हो गया। कहें कि दूध के जो अणु हो गए हैं वह काफी नजदीक हो गए हैं, इसीलिए दूध का घनत्व अधिक हो जाता है। यानी घनत्व आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापी जाती है। आगे ये प्रश्न मिलेगा। आगे प्रश्न कह रहा है पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? वह दोनों प्रश्न एक ही है, पृष्ठ तनाव, इसका भी आंसर हो जाएगा, कोई नई चीज नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर कह रहा है कि वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है क्योंकि, वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसके अलावा कोई नहीं है। वे बहुत ऊंचाई से गिरती है, नहीं। हवा में प्रतिरोध होता है, नहीं। जल में पृष्ठ तनाव होता है, जी सर। उसके बाद उपयुक्त में से कोई एक नहीं। सी ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। थोड़ा तेजी में खींचेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या आज ज्यादा है। आगे पहुंचते हैं। कह रहा है द्रव्य बूंद की संकुचन, मतलब संकुचन मतलब बटराव, वही श्यानता की बात कर रहा है। ठीक है, अरे सॉरी, पृष्ठ तनाव की बात कर रहा है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? मतलब ये बड़ा, ये गोला है, ये वर्षा की बूंद है, ये वर्षा की पानी है। अब जब गोला बनेगा तो ये छोटा छोटा गोला बन जाएगा, संकुचित हो गया। यह संकुचित होकर के न्यूनतम क्षेत्र घेर लिया। तो न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह पृष्ठ तनाव कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो उसका घर्षण है। नैनो मतलब छोटा। आगे बढ़ते हैं। और आगे में प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है तेल जल के तल पर फैल जाता है। तेल जो है वह जल के तल पर क्यों फैल जाता है? तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है। तेल जो है जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है। तेल का तल तनाव पानी से अधिक होता है, नहीं। तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। इसका आंसर नंबर जो होगा वह आंसर नंबर इसका कौन सा होगा? तो डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न में मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, मिट्टी का जो तेल होता है वह पानी के ऊपर इसलिए तैरता है कहें कि उसका जो घनत्व होता है वह पानी के घनत्व से कम होता है। उसका जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है, यानी वह कम घना होता है और पानी ज्यादा घना होता है। तो केरोसिन का तेल कम घना होता है। केरोसिन का तेल ऐसे भी देखने पर एकदम पानी से भी पतला होता है। अगर मिट्टी पर गिराएंगे, तेल और पानी दोनों को मिट्टी पर गिराएंगे तो केरोसिन का तेल जल्दी से यानी तेजी गति से मिट्टी के अंदर प्रवेश कर जाएगा और पानी धीरे धीरे प्रवेश करेगा, क्योंकि पानी मोटा होता है और केरोसिन का तेल पतला होता है। यानी कहने का मतलब कि केरोसिन के तेल में जो घनत्व है वह घनत्व कम है और पानी में क्या है घनत्व, पानी का घनत्व अधिक है।
तो पानी का घनत्व अधिक है और केरोसिन तेल का घनत्व क्या है, कम है। तो अभी यहाँ पर लिख रहा है इसलिए तैरता है, कह रहा है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि केरोसिन का तेल यानी मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। घनत्व मतलब घना, घना मतलब वो कितना घना है और कितना उसके अणु कितना नजदीक नजदीक है। अब कम घनत्व का मतलब कि उसके अणु कितना दूर दूर पर हैं, यही बात है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुला, ये मान लीजिए एक साबुन का बुलबुला ले लेते हैं, ठीक है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अरे भैया वायुमंडलीय दाब से जब एक अंदर का जो दाब होगा, इसके जो सतह है, अंदरूनी सतह है, बड़ा बुलबुला बनाते हैं, यह बड़ा बुलबुला हो गया। इसके अंदर का जो दाब होगा ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। ये वाला जो दाब होगा, इसके अंदर का जो दाब होगा यह बाहरी आवरण से अधिक होगा, तभी जाकर के यह बुलबुला फूलेगा। अन्यथा अगर कम दाब रहेगा, इसके अंदर का दाब अगर कम रहेगा तो वायुमंडलीय दाब इसको दाब देगा, फूलने नहीं देगा। इसीलिए वायुमंडल में क्या कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। एक बार फिर से, दो बुलबुला है, एक बड़ा है, भिन्न भिन्न व्यास वाला मतलब बड़ा है, एक बड़ा है एक छोटा है। दो भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा, मतलब यहां सोचना है कि क्या होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, नहीं। यदि यहाँ पर एक बुलबुला, एक वो बड़ा वाला बुलबुला हो गया और एक वो छोटा वाला बुलबुला हो गया, एक नली द्वारा हम इसको अगर जोड़ दें तो फिर जोड़ देने के बाद इसका जो हवा होगा वह इसमें आ जाएगा और दोनों बुलबुलों का साइज बराबर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए में कह रहा है कि दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, मतलब जोड़ देंगे, ये जोड़ने के बाद भी दोनों बुलबुलों का आकार क्या वही रहेगा, तो नहीं, वही कैसे रहेगा। फिर कह रहा है कि छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला, छोटा बुलबुला बड़ा और बड़ा वाला बुलबुला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया है कि जो बड़ा वाला बुलबुला है वह छोटा हो जाएगा और छोटा वाला बुलबुला जो है वह बड़ा हो जाएगा, दोनों का साइज बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। कह रहा है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। दो भिन्न व्यास वाले मतलब एक बड़ा बुलबुला एक छोटा बुलबुला, एक पाइप के द्वारा दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कौन सी घटना घटित होगी। तो कौन सी घटना घटित होगी कि यह जो बुलबुला है, यह जो बड़ा वाला बुलबुला है वह छोटा हो जाएगा और छोटा वाला बुलबुला जो है वह बड़ा हो जाएगा। तो बात यही है कि छोटा बुलबुला छोटा, बड़ा बुलबुला और छोटा वाला बड़ा बुलबुला हो जाएगा और छोटा वाला बुलबुला बड़ा हो जाएगा और बड़ा वाला बुलबुला छोटा हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो कौन सी घटनाएं होती है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है मतलब उसमें और आवेश दे दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। त्रिज्या बढ़ने के बाद कहेगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगी, या कहेगा कि व्यास पर क्या असर पड़ेगा तो उसका व्यास भी बढ़ जाएगा। कहे कि अब यहाँ पर एगो बुलबुला है, इसकी त्रिज्या इतनी है तो आवेशित किया जाएगा तो यह बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, ठीक है। त्रिज्या की बात करेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, या व्यास की बात करेगा तो व्यास बढ़ जाएगी। तो यहाँ त्रिज्या बढ़ने की बात कर रहा है तो हम कह देंगे कि त्रिज्या बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक ही पदार्थ से बने चार तार है, एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई है, अलग अलग एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक की अधिकतम तरंग दैर्घ्य होगी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, एक ही पदार्थ से बने चार तार
जिसकी विमाएं नीचे दी गई है, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक की अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी? किस एक की अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी? तो यहां पर देखते हैं कि 1 मीटर लंबाई और 2 मीटर व्यास, 1 मीटर लंबाई 2 mm व्यास वाला तार, 2 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाला तार, 3 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर वाला। हाँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में। आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यदि किसी तत्व की परिघटना नहीं होती तब। ओम कह रहा है कि किसी तत्व की घटना नहीं होती। किसी तत्व मतलब जो पानी है वह धीरे धीरे एक नली द्वारा ऊपर चढ़ने की क्रिया केशिकत्व कहलाती है। द्रव को किसी नली के माध्यम से ऊपर चढ़ने की क्रिया केशिकत्व कहलाती है। जैसे मान लीजिए जो पेड़ है, जो ये एक वृक्ष है, एक वृक्ष का तना है और इसका जड़ जो है नीचे है। अब इसका जो जड़ है वह पानी खींचता है, तो यह जो घटना है, यह पानी जो है ऊपर चढ़ती है, तो यह किस प्रक्रिया द्वारा? केशिकत्व के प्रक्रिया द्वारा। इतना ही नहीं, जो झिबरी होता है, जो दिया होता है, दीपक, जो पहले हम लोग केरोसिन के तेल में जलाते थे दीपक, उस दीपक में जो केरोसिन का तेल ऊपर चढ़ता है वह किस घटना का उदाहरण है? तो वह केशिकत्व के घटना का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखले है कि कथनों पर विचार कीजिए, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो। केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या हो जाता है? केरोसिन दीप का उपयोग नहीं होता। सही बात है, केरोसिन दीप का उपयोग नहीं होता, सही बात है। तो इसमें वाला तो यहां पर भिड़ा दिया है हमारे राइटर महोदय ने, तो केरोसिन दीप का उपयोग नहीं होता। और देखते हैं आगे देखते हैं, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए एक्स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। अरे पेय के उपयोग कैसे? पेय में कैसे, कहां से ये आ जाएगा केशिकत्व की घटना? पीने वाला जल में कहां से आ जाएगा केशिकत्व की घटना? 2 नंबर इस तरीका से गलत हो जाएगा, यह 2 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, स्याही सोख पत्र काम करने में विफल हो जाता। हाँ, सही बात है। जो स्याही कपड़ा पर गिर जाता है, स्याही अगर कपड़ा पर गिर जाता है तो वह धीरे धीरे कपड़ा में पूर्णतः सोख लेता है कपड़ा, और जो हमारा कपड़ा होता है वह नीला हो जाता है। अब देखते हैं, इसमें एक और घटना होती है कि अगर जहां स्याही गिर गया है, जिस कपड़ा पर स्याही गिर गया है, उसमें आटा सान करके, जो खाने वाला आटा होता है जिससे रोटी बनता है, उस आटा को पानी में मिला करके थोड़ा सा मुलायम करके, जहां स्याही गिरल है वहीं पर लेप कर दीजिए। उसका लेप करने के बाद वो जो आटा है उस स्याही को खींच लेगा, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, और फिर दिन में उसको क्या करें, उस सूखने के बाद आटा को छोड़ा दीजिए और स्याही क्या करेगा, छूट जाएगा। तो इस तरीका से अब हम देख रहे हैं, इस तरीका से हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही है, 1 सही हो गया और 3 सही हो गया। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। सही बात है, जो पेड़ में पानी खींचने की जो घटना होती है वह केशिकत्व के घटना के कारण ही होती है। तो इसका ऑप्शन ए 1 सही हो गया, 2 सही हो गया और 3 सही हो गया। यानी 1 3 2 नहीं है, 2 नहीं है, 1 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 1 3 4, 1 3 4 इसका सही ऑप्शन हो गया, 1 3 4। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। प्रश्न संख्या थोड़ा सा चेंजिंग है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व, यहां पर ये छूट गया, किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। किसके लिए केशिकत्व कारण नहीं है? तो देख लेते हैं हम। स्याही सोखना केशिकत्व की घटना है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, यह भी केशिकत्व का कारण है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, यह भी केशिकत्व का कारण है। पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये भैया यहां जड़ कह रहा है, पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर ऊपर बढ़ना, पूर्ण समूह की ओर बढ़ना।
कहने का मतलब कि जो जड़ होता है, यहाँ जड़ से ही पानी लेने की बात कर रहा है, जड़ से जल का जड़ पानी लेने की बात कर रहा है, जड़ से जल। लेकिन जो जड़ होता है, जड़ जो होता है मिट्टी से पानी लेता है। तो यहाँ पर इस तरीका से यह जो ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन यह गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि एकमात्र कारण नहीं है, कौन सा कारण नहीं है, तो डी ऑप्शन कारण नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है बत्ती वाले स्टोव, वही किरोसिन तेल वाले बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने, किरोसिन के मतलब किरोसिन तेल, किरोसिन के बत्ती में मतलब जो बत्ती लगा रहता है उस बत्ती में, किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो किरोसिन के जो बत्ती होता है उसमें ऊपर चढ़ने के क्या कारण है? तो इसमें जो कारण होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण भी वापस चढ़ जाता है। ठीक है, इसके पृष्ठ तनाव के कारण वापस चढ़ जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न 15 नंबर, एक केस नली में जल की अपेक्षा, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तरल जो है जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। अगला नंबर में, जब किसी झील की तल्ली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहां पर मान लेते हैं ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है। अब यहाँ पर वो बुलबुला है, ये बुलबुला है, ठीक है। अब ये बुलबुला निचली तली से कह रहा है कि जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा, इसमें वायु भरा हुआ है। अब जब यह ऊपर आएगा, ये चारों तरफ से इसके पानी है, पानी इसमें दाब लगाया है चारों तरफ से, ये बुलबुला का आकार सीमित है, दबले है चारों तरफ से, ये धीरे धीरे बुलबुला ऊपर आएगा। जब ऊपर आएगा तो पानी का दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, पानी का दाब खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो बुलबुला का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बुलबुला का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस तरीका से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ऑप्शन ए, बुलबुला का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर में 15 हो गया, 16 था। अगला नंबर में बढ़ते हैं। अगला नंबर कह रहा है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की श्यानता क्या होगी? यदि ताप बढ़ेगा तो द्रव की श्यानता, ताप बढ़ेगी तो द्रव की श्यानता क्या होगी? ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होगी? ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है, यानी उसकी जो घनिष्ठता हो जाती है और बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा श्यानता होती है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है, यानी सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होगी? श्यानता मतलब वही होगा कि किसी भी वस्तु का कितना घनिष्ठ, मतलब कौन ज्यादा गाढ़ा है, कौन ज्यादा गाढ़ा है। तो गाढ़ा सब में सबसे ज्यादा कौन गाढ़ा है? जल गाढ़ा है? नहीं, जल गाढ़ा है नहीं, वायु भी गाढ़ा नहीं है, खून गाढ़ा है। जल से ज्यादा गाढ़ा कौन है? खून है। और खून से भी ज्यादा गाढ़ा कौन है? शहद है। खून से भी ज्यादा गाढ़ा कौन है? तो शहद है। तो इसमें शहद को हम ले लेंगे कि सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है? शहद की होती है। अच्छा, ठीक है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता यार घटेगी। अगर हम दूध को गर्म करेंगे, ताप बढ़ा देंगे, दूध गर्म होगा तो दूध और गाढ़ा हो जाएगा, तो श्यानता बढ़ेगी। अच्छा, देख लिया जाएगा एक बार। यहाँ फिर चाहते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। काहे निकलेगा? तो भैया ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। जैसे ऊपर जाएंगे, क्षोभ मंडल से ऊपर जाएंगे, समताप मंडल से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो हमारे पेन से स्याही क्या हो जाएगा? धीरे धीरे नीचे रिस जाएगा, और कहेंगे हम कि देखिए हमारे पेन में स्याही रिस गया। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कि ऑटोमोबाइल्स और हाइड्रोलिक ब्रेक
कार्य करने का सिद्धांत है, मतलब किसके सिद्धांत पर हाइड्रोलिक काम करता है? तो हाइड्रोलिक बहुत बार पढ़े हैं हम लोग कि पास्कल के सिद्धांत पर क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है पास्कल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? यानी जो हम लोग मोबाइल देख रहे हैं वह किस क्षेत्र में, हम लोग भारतीय हैं। कह रहे कि मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? तो किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? तो उन लोगों के आवागमन के संबंध में। आवागमन सही है भाई, आवागमन के संबंध में क्रांति ला दिया है। हम घरे बैठल बैठल मोबाइल पर देख लेते हैं हमारी ट्रेन कै बजे है और कितने बजे हमको घर से निकलना होगा। हम मोबाइल से घरे बैठल बैठल ही देख लेते हैं कि हमारी ट्रेन कै बजे है। यानी आवागमन के संबंध में काफी लोगों को क्या हुआ है, सहूलियत हुआ है। लोगों के जुड़ाव के संबंध में सही बात है, लोग एक दूसरे से काफी जुड़ गए हैं मोबाइल द्वारा। पता कर फलनवा केकरा से बतियावता, पता कर कि ओकर का हाल चाल बा, पता कर कि वो कैसे खाना बना रहल बा, पता कर कि आज शाम के पार्टी में कहाँ चलेगा। ये सारा लोगों के जुड़ाव के संबंध में ये बात सही है कि मोबाइल के द्वारा यह जो ग्रामीण जीवन है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन है उसमें बदलाव आया है कि लोगों के आवागमन के संबंध में और लोगों के जुड़ाव के संबंध में। ये दो बातें हैं। अगला बात कह रहा है कि लोगों की संवेदनशील के संबंध में। संवेदनशील नहीं होगा, मतलब कि कहने का मतलब कि संवेदनशील का मतलब कि काफी लोग सीरियस हो गए हैं। तो सीरियस लोग उतना नहीं है, आराम से लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे से व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं। लोगों के आवागमन में भी काफी सहूलियत हुई है। तो आंसर इसका ए और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित करती है? तो यहाँ पर मौसम दशा एकाएक यदि गिरावट होगा तो आंधी तूफान आने की संभावना बन जाती है। एकाएक जब गिरावट होगा तो आंधी तूफान आने की संभावना हो जाती है। और जब गिर गया है नीचे, अब नीचे से धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ होगा। यानी एकाएक जैसे ही गिरावट होगा तो आंधी तूफान आएगा और नीचे से धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ होगा। अगर ऊपर से नीचे धीरे धीरे गिरेगा तो धीरे धीरे मौसम की खराबी होगी। एकाएक नीचे गिर जाएगा तो आंधी तूफान आएगा और धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठेगा तो मौसम साफ होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए हुए चार छिद्रों वाले एक फवारे के चित्र के ध्यान दीजिए। फवारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूर तक फेंका जाएगा? तो अब देखिए यहाँ पर एक बनाया गया है, बर्तन बनाया गया है, इधर से एक बर्तन बनाया गया है। अब इसमें पानी भर दिया गया है, इसमें क्या कर दिया गया है, पूरा पानी भर दिया गया है। तो सबसे ज्यादा दाब जिस छिद्र पर रहेगा, इसमें 4 गो छिद्र कर दिया गया है। छिद्र नंबर 1, छिद्र नंबर 2 और छिद्र नंबर 3 और छिद्र नंबर 4, 4 गो छिद्र कर दिया गया है। और पूछ रहा है कि किस छिद्र से, फवारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? तो जब पानी इसमें भर दिया गया है तो सबसे ज्यादा दाब किस पर रहेगा? 1 नंबर पर रहेगा। और सबसे ज्यादा दूर तक कौन फेंकेगा? तो 1 नंबर वाला फेंकेगा। कौन फेंकेगा? 1 नंबर वाला फेंकेगा, 1 नंबर वाला फेंकेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तरल किसी सिलेंडरिकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। धारा रेखीय गति से बह रहा है। धारा रेखीय गति से, यहाँ गति होना चाहिए, रीति लिख दिए हैं हमारे टाइपर महोदय। धारा रेखीय गति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदित प्रोफाइल क्या होगा? मतलब कि जो बह रहा है, अब इसमें देखते हैं हम लोग, अगर एक पाइप रहेगा, मान लीजिए कोई पाइप रहेगा, यहां से यहां तक एक पाइप बना लेते हैं। अगर यह पाइप है, इसमें पानी हम बहाएंगे, तो पानी जो हमारा बहेगा
जो हमारा पानी बहने की जो घटना होगी वह बीच में सबसे तेज बहेगा, यानी बीच वाला जो मार्ग है वह आगे आगे चलेगा। अब बाकी जैसे ही इसके जो है नजदीक, जो जैसे जैसे इसके इधर वाले रहेगा वह धीरे धीरे कम चलेगा। मतलब कि पानी सारा इधर से बह रहा है, इधर जा रहा है, पानी सारा के सारा इधर जा रहा है पानी, और बीच वाला यह जो इस पाइप के सतह से सटा हुआ रहेगा वह थोड़ा सा इसको घिंचाव करेगा, थोड़ा सा इसको रोकेगा, थोड़ा सा इसको रोकेगा। तो जो ग्राफ इस तरीका से बना होगा, जो ग्राफ इस तरीका से बना होगा वह ग्राफ सही होगा। यहाँ पर देखिए एगो एरो इस तरीका से मरले है, एगो एरो इस तरीका से, एगो एरो इस तरीका से। तो एक पाइप में, एक सिलेंड्रिकार पाइप में अगर एक ही पाइप में दोनों तरफ से तो गति नहीं होगा, इधर से और इधर से, यहाँ पर इधर से भी दिया है और यहाँ पर इधर से भी दिया है, तो ऑप्शन ए नंबर का हो जाएगा हमारा, ऐसे ही गलत हो जाएगा। अच्छा वो बी का है, इधर से बराबर बराबर दे दिया है, एकदम बराबर बराबर दे दिया है, देखिए एकदम बराबर बराबर दे दिया है। आई पाइप है तो एकदम बराबर बराबर दे दिया है, तो बराबर सब नहीं चलेगा, सब तो बराबर नहीं चलेगा। अच्छा इधर से भी आएगा तो वही ऑप्शन है, अच्छा नहीं, यहाँ से ऑप्शन इधर दे दिया है और यहाँ से इधर दे दिया है, तो आधा इधर आधा उधर चल सकता है, आधा इधर आधा उधर चल सकता है। यहाँ से 3 गो लाइन इस दिशा में कर दिया, 3 गो लाइन और 3 गो लाइन इस दिशा में कर दिया। तो मेरे दोस्त ये तो दोनों दिशा में चलाने की बात कर रहा है, जबकि एक ही है, एक ही सिलेंड्रिकल पाइप है, तो एक ही पाइप में दोनों दिशा में तो चल नहीं सकता है। तो यहाँ से ये ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हो गया। अब ऑप्शन सी में चलते हैं। ऑप्शन सी में यह पाइप का सतह हो गया, पाइप के सतह हो गया, पाइप के सतह के दोनों छोर वाला लाइन बड़ा कर दिया है, यानी दोनों जो ऊपर वाला सट करके चलेगा वह आगे आगे चलेगा, यह गलत है, यह अभी नहीं होगा। लेकिन डी में देखिए, डी में यह जो है यह पाइप है और यह बीच वाला लाइन बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, ये छोटा है और ये छोटा है, नीचे वाला ये भी छोटा है और ये भी छोटा है। इसका कहने का मतलब कि यह जो फिगर बना हुआ है उसका पूर्ण रूप से पालन डी ऑप्शन कर रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है डी सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन डी नंबर का होगा, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 25 नंबर, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? तो आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर पेट्रोलियम यह भी है, यह भी है, यह भी है। कहें कि पेट्रोलियम, यहाँ पर पेट्रोल है, यह भी मतलब पेट्रोलियम ही है, यह चारकोल है, कोयला का है, यह भी कोयला है। तो ये जो एस्फाल्ट है यही सबसे भिन्न है, मतलब कि यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे 26 नंबर कह रहा है कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। कहने का मतलब यह है कि जाड़े में झील की सतह, जो मान लीजिए ये झील है, ये हमारा झील है, झील की जो सतह है यानी ऊपरी भाग है, यह जो ऊपरी भाग है, जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है। मतलब यह जो ऊपर वाली सतह है यह हिमशीतित के मतलब जम जाता है, हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में, यानी कि जो इसका तल है, यह नीचे वाला भाग है, उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। नीचे वाला जो भाग है इसमें पानी बना रहता है, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही जमता है। यह बात कई बार फिल्म में भी दिखाया गया है या मोबाइल में भी दिखाया गया है कि ऊपर वाला भाग जम जाता है और नीचे वाला पानी जो है, नीचे वाला तल जो है उसमें पानी द्रव अवस्था में रहता है, यानी वह जमता नहीं है, जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? यह जो है किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है तो हम लोग देख लेते हैं। जो जल का घनत्व है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इससे यदि नीचे आएगा यानी इसका जो टेम्परेचर आएगा नीचे आएगा तो वह बर्फ बनना स्वाभाविक हो जाएगा, यानी बर्फ बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे 4 डिग्री से नीचे आएगा तब, यानी जल की जो घनत्व है, जल की सघनता का ये घनत्व है 4 डिग्री पर अधिकतम होती है, उससे नीचे आएगा यानी 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री तक आएगा तो फिर जमना शुरू हो जाएगा। तब कहना है कि बर्फ उष्मा की कुचालक होती है, इससे कुचालक और सुचालक से मतलब नहीं है। झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण होता है, यह भी नहीं होगा, यह होगा आंसर इसका यही होगा कि जल की घनत्व या जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। अगला प्रश्न में चलते हैं 27 नंबर में।
अगला प्रश्न है कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है। प्रश्न वही है कि ऊपरी सतह बर्फ में बदल गया है। शीतकाल यानी ठंडी के मौसम में, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। फिर भी जो जलीय जीव, उसके अंदर में जो जीव रहते हैं, जो मछलियां रहती है, वह जीवित रहती है। क्यों जीवित रहती है? इसका क्या कारण है? तो अभी पानी का हम घनत्व देखें कि 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ यही ऑप्शन होगा। वे बर्फ में सांस ले सकते हैं। बर्फ में कैसे सांस लेगा भाई? बर्फ में सांस नहीं ले सकते हैं। उसके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहता है। यह भी आंसर नहीं होगा। उसके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। ऑक्सीजन के बिना यह जीवित कैसे रह सकती है मछली? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे का पानी रहता है। मतलब ऊपर जम जाता है और नीचे का पानी ही रहता है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जो है जीवित रहती है, क्योंकि झील की तली का जो पानी है वह नहीं जमता है। झील की तली जल नहीं जम पाता है। मछलियां नेतापी जीव है। मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती है। झील की तली का जो जल है वह नहीं जमता है, इसी कारण मछलियां जीवित रहती है। आगे प्रश्न में, अगला 29 नंबर प्रश्न में चलते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा जो है वह बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? तो जो घनत्व है वह अपवर्तित रहेगा। यानी वस्तु की मात्रा बदलने पर आयतन बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, परंतु जो घनत्व है वह अपवर्तित रहेगा। 29 के बदला आगे चलते हैं 30 में कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होता है। बाप रे बाप, पानी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। कितना होता है भैया? 4 डिग्री सेल्सियस। किसी ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। जल का अधिकतम घनत्व होता है। अगर केल्विन में हम बात करेंगे तो केल्विन में 273 डिग्री होता है। केल्विन में 273 डिग्री। और जल का अधिकतम घनत्व की बात करेंगे तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 ई 7 ई 2 277 केल्विन हो जाएगा। 277 केल्विन हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं 33 नंबर में। कह रहा है 33 नंबर में चलते हैं। कथन ए, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है, मतलब पारा पर तैरता है। लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है, परंतु पारा में डूब जाता है। लोहा का एक गोला पारा में तैरता है, परंतु पारा जो है लोहा में डूब जाता है। कहने का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर लोहा का अपेक्षित घनत्व पारा के अपेक्षित घनत्व से कम होता है, यहाँ अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर अधिक दे दिया है, लेकिन अधिक नहीं होगा भाई। यहाँ अगर कम रहता, यहाँ अधिक के जगह पर अगर कम रहता तो हमारा आंसर जो है, कारण जो है सही हो जाता, लेकिन यहाँ अधिक दे दिया है। इसका मतलब जो है कारण जो है क्या हो गया? गलत हो गया। तो ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है? नहीं। ए और आर दोनों सही है। आर ए सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी नहीं। ए सही है परंतु आर का है गलत है। ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। अगला, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है? लोहे का कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का कील जो है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे की पारी से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है। कम होने के कारण लोहे का भार
पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व, यहाँ घनत्व आ जाएगा, घनत्व जैसे ही आएगा वैसे ही हम समझ जाएंगे कि वही बात कर रहे हैं। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, लोहा का जो घनत्व है वह पानी से अधिक होता है। सही बात है भाई, घनत्व मतलब किसके अणु नजदीक नजदीक होते हैं, लोहा के अणु नजदीक होंगे या पानी के अणु नजदीक होंगे। तो हम जान रहे हैं कि लोहा भारी होगा, लोहा बहुत वजनदार होगा, लोहा के जो अणु है, लोहा के जो कण है काफी नजदीक नजदीक हुए, यानी लोहा काफी घना है, लोहा काफी घना है पानी की अपेक्षा। तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न में, 35 नंबर प्रश्न में चलते हैं हम लोग। एक सुई पानी में डूब जाती है, एक सुई है पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैर जाता है। लोहे से बना जहाज पानी में डूब जाता है, सुई की नोक नुकीली होती है, इसके चलते थोड़ी जहाज और सुई, एक जहाज कहाँ है और एक सुई कहाँ है। जहाज अस्पष्ट होता है, जहाज सपाट होता है, इसका मतलब ये नहीं, जहाज सपाट होने के चलते नहीं, जहाज जो है, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, इसलिए वह नहीं डूबेगा और पानी सुई डूब जाएगा नहीं। इसका जो आंसर है आगे है सुई का अपेक्षित घनत्व। हाँ, ये घनत्व के बाद पर आएगी, सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। यानी जो घनत्व की यहाँ पर बात करेंगे, अगर घनत्व की हम अपेक्षित घनत्व की बात करेंगे कि जो पानी हटाया जा रहा है वह जहाज द्वारा पानी जो है ज्यादा मात्रा में हटाया जा रहा है, ज्यादा मात्रा में दबाव दिया जा रहा है, नीचे दबाव ज्यादा मात्रा में जाएगा तो पानी कम मात्रा में हटेगा, जितना दूर में पानी हटेगा उतना दूर पर नाव रुक जाएगा। लेकिन सुई जो है वह तुरंत, उसका घनत्व कम है, वह तुरंत डूब जाएगी। तो सुई का अपेक्षित घनत्व, सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के घनत्व से अधिक है, इसके कारण क्या होता है, सुई डूब जाता है और जहाज तैरने लगती है। लोहे की पानी की सतह पर किस कारण, लोहे की पानी की सतह पर, लोहे की कील होनी चाहिए, लोहे की कील पानी की सतह पर किस कारण, लोहे की नाव होना चाहिए, लोहे की नाव पानी की सतह पर किस कारण तैरती है। लोहे का नाव होना चाहिए कि लोहे की पानी खाली लिखल है, लोहे की नाव पानी की सतह पर, लोहे की नाव पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, किस कारण तैरती है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि पानी के उत्प्लावन बल के कारण, उत्प्लावन बल तो नहीं होता है, उत्प्लावन बल के कारण तो कोई चीज नहीं तैरता है। यहाँ पृष्ठ तनाव के कारण हम देख लेंगे कि पृष्ठ तनाव के कारण यह क्या होता है, तैरता है। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 37 नंबर देखेंगे कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। सही बात है, पानी की जो बाल्टी है ऊपरीला सतह पर, यानी पानी से जब निकलेगी, बाल्टी भर रही है, बाल्टी को खींच रहे हैं, जैसे ही पानी छोड़ेगा, मतलब जहां तक पानी है वहां तक पानी में खींचेंगे तो ठीक है, उत्प्लावन बल लगेगा, हल्का लगेगा। लेकिन पानी से जैसे ही ऊपर आएगा बाल्टी क्या हो जाएगा, भारी लगेगा। बाल्टी क्या हो जाएगा, पानी की सतह से जैसे ही बाल्टी ऊपर आएगा तो बाल्टी क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा हुआ है, इसका जल में भार क्या होगा। एक भारहीन गुब्बारा है, मतलब उस गुब्बारे में भार नहीं है, और 200 ग्राम जल से भरा हुआ है। जब 200 ग्राम जल से भरा हुआ है, 200 ग्राम जल से भरा हुआ है, या 200 ग्राम जल से भरा हुआ है, 200 ग्राम जल से भरा हुआ है, इसका जल में भार क्या होगा। तो ये जितना दूर में भरा हुआ है उतने दूर में अगर पानी रखेंगे तो ये उतने पानी को हटा देगा, तो इसका वजन क्या हो जाएगा, इसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है। तो कौन सा कारण है, ये तो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़े हैं कि अपकेंद्रीय बल होगा। ये दूध से क्रीम निकालने में या वॉशिंग मशीन में ये सब अपकेंद्रीय बल होता है। लेकिन जो दाल का मथनी होता है
एक बार फिर से उस प्रश्नों को हम लेंगे। यहाँ पर यह इस तरीका से बना दिए हैं एगो। अब देखेंगे इसका छीटा, एक गोला बना दिए हैं, ये आसान भाषा है समझने के लिए। अगर इसका छीटा बाहर की तरफ जाएगा, जिसे ये इस तरीका से घूम रहा है, तो इसका छीटा जो है बाहर की तरफ जाएगा, और एक का छीटा अंदर की तरफ जाएगा। एगो इस तरीका से घूम रहा है, एक का छीटा अंदर की तरफ जा रहा है। तो एक का छीटा जब अंदर की तरफ जा रहा है, यह अभी अभी भीतर की तरफ जा रहा है, ठीक है। भीतर लिखेंगे, अभी अभी मतलब भीतर, ठीक है, भीतर की तरफ जा रहा है। जब भीतर जाएगा तो अभी केंद्रीय होगा। जब भीतर जाएगा तो ई भी और ई भी मिला देंगे, अभी केंद्रीय हो जाएगा। मतलब भीतर इसका छीटा जो है भीतर जाएगा तो हम ई अभी केंद्रीय बल कहेंगे, और जब छीटा इसका बाहर जाएगा तो इसको अपकेंद्रीय बल कहेंगे। तो इसका छीटा जो है बाहर जा रहा है, अपकेंद्रीय बल है। अब मेला में बड़ा बड़ा चरखा वाला झूला लगल रहता है, मेला में बड़ा बड़ा चरखा वाला झूला लगल रहता है, ठीक है। अब यह जब झूला जोर से चलता है, तो इसमें बैठा हुआ व्यक्ति लगता है कि बाहर फेंका जाएगा। जैसे झूला ऐसे घूमता है जोर से, तो लगता है कि बाहर आदमी फेंका जाएगा। तो जब बाहर फेंका रहा है तो कौन सा बल लग रहा है? अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल लग रहा है? अपकेंद्रीय बल। जो बाहर फेंका जाएगा उसमें अपकेंद्रीय बल होगा, ठीक है। जिसे ट्रैक्टर का चक्का है, चक्का जब ट्रैक्टर फंस जाता है तो चक्का नचाता है, तो उसका जो कण होता है वह बाहर की तरफ फेंकाता है, भीतर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ फेंकाता है। जब बाहर की तरफ फेंकाएगा तो अपकेंद्रीय बल, जब अंदर की तरफ होगा तो अभिकेंद्रीय बल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? बादलों के जो है वायुमंडल में तैरने का एक ही कारण है, कम घनत्व। अल्प घनत्व कहीं कहीं दे देता है और कहीं कहीं कम घनत्व दे देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? कौन सा जो तत्व है वह सबसे पहले उत्पादित किया गया था? तो इस सभी तत्वों में से नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, फ्रांसियम है और टेक्नीशियन है। तो इसमें कौन सा जो तत्व है वह सबसे पहले उत्पादित किया गया था? तो टेक्नीशियम जो है वह सबसे पहले उत्पादित किया गया था। अगला प्रश्न में चलते हैं। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के ऊपर रहता है? मतलब कि कहने का मतलब यह है कि कोई बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा है, हम समुद्र में फेंक दिए हैं, तो उसका कितना भाग ऊपर रहता है और कितना भाग नीचे रहता है? तो उसका जो है ये 42 नंबर है, उसका 1/9 भाग जो है यह ऊपर रहता है, सतह से, समुद्र के सतह से ऊपर होता है। 1/9 भाग का होता है, ऊपर रहता है। अगला प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा जो है, एक बर्फ का जो टुकड़ा है वह तैर रहा है। एक बर्फ का जो टुकड़ा है वह तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब कि यह जो बर्फ का टुकड़ा है, वह बर्फ का टुकड़ा जब पिघलेगा तो क्या पानी इसमें बढ़ जाएगा और पानी बाहर गिरेगा, कि पानी उतना ही रहेगा, कि पानी घट जाएगा? वही कह रहा है, बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही होगा, बदलेगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो इसमें से क्या होगा? तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जितना यह बर्फ का टुकड़ा, जितना मतलब कि नीचे पानी में जगह घेरा है, जितना नीचे पानी में जगह घेरा है, वह पिघलने के बाद जो है उतना जगह धीरे धीरे पूरा कर लेगा और पानी इसमें से एक बूंद भी बाहर नहीं गिरेगा, यानी अपवर्तित रहेगा, या वही बना रहेगा या उतना ही बना रहेगा? तो उतना ही बना रहेगा, यही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी के 4 डिग्री से ऊपर, पानी के 4 डिग्री से ऊपर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर 100 डिग्री हम कर देंगे तापमान, तो तापमान क्या होगा? तो शरीर डूब जाएगा। शरीर जो है 4 डिग्री पर तैर रहा है और पानी अगर 100 डिग्री पहुंचा देंगे, पानी का अगर जो तापमान है वह 100 डिग्री पहुंचा देंगे तो आदमी ओकरे में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर। अगर 45 नंबर प्रश्न है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जो जल होता है वह नमकीन होता है, और समुद्री जल जो है
नमकीन होने के कारण इसका जो है घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व यानी वह ज्यादा घना हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता है, और घनत्व बढ़ने के कारण आदमी नीचे नहीं जा पाता है, ऊपर तैरना शुरू कर देता है। फिर से पढ़ते हैं। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, और जब नमकीन होगा तो उसके घनत्व बढ़ जाएगी, और घनत्व बढ़ने के कारण क्या होगा, आदमी ऊपर ही तैर जाएगा। अगला प्रश्न, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह ऊपर उठ जाता है। क्यों ऊपर उठ जाता है? बात वही है कि समुद्र का जो जल होता है वह खारा होता है, वह नमकीन होता है, और नमकीन होने के कारण जो है पानी का घनत्व अधिक हो जाता है। समुद्री पानी का घनत्व जो है अधिक रहता है, जिसके कारण जो नाव है या जहाज है ऊपर उठ जाता है। आगे, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। बात वही है जो कब्बे से हम रट रहे हैं। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में, नदी से निकलकर के सागर में जा रहा है, बड़ा सागर में जा रहा है, तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सही बात है। सागर के जल का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है। सही बात है। यह तो कब्बे से रट रहे हैं कि जल का घनत्व, सागर के जल का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। यानी कारण सही है, RA सही है, ठीक है, और यह भी सही है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। यानी A और R दोनों सही है। A और R का है, दोनों सही है। A और R दोनों सही है। RA की सही व्याख्या है। सही बात है। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमारा किससे संबंधित है? स्थित है मतलब इधर उधर नहीं जा रहा है, तो हम विश्राम में हैं, नहीं जाएंगे कहीं। स्थित है एक जगह कहाँ है? स्थिर है, विश्राम की स्थिति में। कह रहा है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विश्राम की स्थिति में। आज के लिए इतना ही। यह प्रश्न का है। यह चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। कैसा लगा? बहुत थोड़ा सा तेजी में खींचे हैं। क्यों तेजी में खींचे हैं? कारण कि समय भी ज्यादा हो गया था और प्रश्न की संख्या भी ज्यादा थी, इसलिए थोड़ा सा हम लोग तेज चले हैं। और उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। आज सब दिन से भी अच्छा सेशन चला है, इसके बाद भी धीरे धीरे सुधार होते जाएगा और प्रत्येक दिन जो है सेशन बहुत बेटर से बेटर किया जाएगा। धन्यवाद।